For AS level accounting students who wants to score A must remember one thing. What is that? Mathematics. A lot of student thinks कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो मेयरली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है. तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इज half the battle won. Yeah, we can say half the battle. If you want to score A, you must master one of the important section of your syllabus, which is this cost volume profit analysis. I have just cropped this from your syllabus. If we can see that there are four important things which the examiner wants from us to understand. First of all, 2.2.4 में वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इसको बोलते हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं कैंडिडेट्स शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस. अब यहाँ पे तीन वर्ड यूज हो रहे हैं. एक वर्ड हो रहा है कॉस्ट, एक हो रहा है वॉल्यूम, एक वर्ड हो रहा है प्रॉफिट. कॉस्ट वी नो वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट. बाय द वर्ड वॉल्यूम वी मस्ट अंडरस्टैंड इन मार्जिनल कॉस्टिंग के वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सिमिलरली हमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में नंबर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ यूनिट जो है ना प्लेज अ वाइटल रोल इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. सेकेंड वन इज द यूजफुलनेस ऑफ सीवीपी डाटा, ऑल्सो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम सीवीपी भी बोलते हैं. सीवीपी डाटा इज अ सपोर्ट फॉर मैनेजर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में किस तरह ये यूज हो रहा है. इंशाल्लाह आज ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. हाउ टू अप्लाई कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट टू मेक बिजनेस डिसीजन एंड रिकमेंडेशन यूजिंग सपोर्टिंग डाटा. एंड द लास्ट वन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर एंड देयर सिग्निफिकेंस. ठीक है. सो आई एम तलहा फुजैल and today we will going to discover what is CVP all about and how it is to be calculated और इसका marginal costing में इसकी कितनी weightage है कितनी importance. So let's get started. Okay. First of all, I would like you people to know कि CVP analysis आखिर है क्या चीज. तो हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं सीवीपी एनालिसिस को. ठीक है. It is basically a management tool that helps a business determine. अब बिजनेस क्या डिटरमाइन करेगा इसके थ्रू? हाउ चेंजेस इन कॉस्ट. बाय द वर्ड कॉस्ट वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कि यहाँ पे एक कॉस्ट वेरिएबल होती है और एक कॉस्ट हमारी फिक्स्ड होती है. ठीक है. तो चेंजेस इन कॉस्ट मींस कि फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आ जाएं या वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ जाएं और हमारी सेल्स प्राइस चेंज हो जाए या सेल्स वॉल्यूम चेंज हो जाए. सेल्स वॉल्यूम इफेक्ट प्रॉफिट. ठीक है. तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं कि हम कॉस्ट के बढ़ने या कम होने का इम्पैक्ट देखेंगे अपने सेल्स वॉल्यूम पे और इसका इम्पैक्ट हमारे
ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है बिहाइंड सीवीपी एनालिसिस। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीवीपी एनालिसिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट theoretical पार्ट। आई नो कि a lot of students will be thinking कि यार ये तो हमने कभी पेपर में नहीं देखा, बट you must remember कि this part has been extracted from your syllabus and sometimes वो हमसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मांग लेता है। ठीक है, अब आगे आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो यू विल गेट टू नो कि आखिर ये है क्या। और ये आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग ने ये पढ़ा नहीं है। टीचर्स आर टीचिंग यू दिस टॉपिक बट विद डिफरेंट नेम्स। ठीक है, अब ये कैसे, इंशाल्लाह यू विल फाइंड इन द वीडियो, सो यू हैव टू सी द होल वीडियो टू गेट क्लैरिटी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट भी पहला क्लैरिटी आ गया। दूसरी बात एडवांटेज क्या है? नंबर वन क्लैरिटी, नंबर टू इज गोल सेट करना, जिसे हम बोल देंगे गोल सेटिंग। नंबर थ्री हम इसको बोल सकते हैं रिस्क असेसमेंट। दीज आर द थ्री एडवांटेजेस। अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि व्हाट डज वी मीन बाय द वर्ड गोल क्लैरिटी। अब वी गेट द क्लैरिटी बाय यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस हमें क्लैरिटी कैसे देता है? ब्रेक इवन एनालिसिस हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू अवॉइड लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि ये बिजनेस को क्लैरिटी मिल जाती है, और ये सिर्फ हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का टूल सीवीपी एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अवॉइड लॉस। हर बिजनेस ये चाहता है कि एटलीस्ट हम लॉस को अवॉइड करें। ठीक है भाई, चलो एक नया बिजनेस है, वो कोई शुरू में ये ख्वाब नहीं देखता कि यार हम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वो ये चाहता है कि एटलीस्ट अगर कॉम्पिटेटिव मार्केट है हम लॉस से कैसे बचें। ठीक है, सेकंड वाज द गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग से हमारे क्या प्लान, क्या मतलब है इधर? इफ यू हैव सीन कि समटाइम्स हम ब्रेक इवन फॉर्मूले को चेंजेस करके उसमें टारगेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। हाउ टू अचीव दैट टारगेट प्रॉफिट? लेट से एक बिजनेस जो है वो 20,000 का प्रॉफिट चाहता है, तो हाउ मेनी यूनिट दे वांट टू सेल टू अचीव दैट 20,000 प्रॉफिट। और हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि एक बिजनेस ये चाहता है कि लेट से उसका ब्रेक इवन था 5,000 यूनिट्स। अब वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं 8,000 यूनिट बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो बेसिकली गोल सेटिंग इज द अनदर एडवांटेज ऑफ सीवीपी एनालिसिस। एंड थर्ड इज द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इज डन थ्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बताता है बिजनेस को? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट जो ब्रेक इवन है उससे बियॉन्ड हम जितना जाएंगे। लेट से मेरे 5,000 यूनिट्स आर द ब्रेक इवन यूनिट्स। अब मैं 5,000 से जितना, लेट से मैंने 5,001 यूनिट बनाया, तो वो एक यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाया दैट प्रोवाइड मी द सेफ्टी। सो रिस्क असेसमेंट जो है ये हमें प्रोवाइड करता है कौन? सीवीपी एनालिसिस। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन? ठीक है, और लिमिटेशन जब भी वर्ड यूज होगा तो ये एज अ वर्ड अजम्पशन भी यूज होता है। अब देखें, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि यार ये तो हमने ब्रेक इवन में पढ़ा था। तो बेसिकली वेन एवर यू वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टारगेट प्रॉफिट, तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द टूल of CVP analysis and it is used to calculate the goal which the business is setting। ठीक है, अच्छा अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। जबकि हमने ऐसा देखा है कि समटाइम्स फिक्स कॉस्ट हमारी सेम नहीं रहती। अगेन एक बहुत कंफ्यूजिंग बात हो गई।
हमने तो ये पढ़ा था फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेप्ड कॉस्ट। ठीक है। व्हाट इज स्टेप कॉस्ट? जब हमारी फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट रेंज क्रॉस कर लेती है तो हमारी ये क्या बन जाती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो स्टेप कॉस्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है जब हम रेलेवेंट रेंज क्रॉस कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल कॉस्ट क्लासिफिकेशन में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट अस अज्यूम एन एग्जांपल कि एक फैक्ट्री है जो कि 5000 यूनिट्स बना रही है। दे गेट एन ऑर्डर, या उनके पास डिमांड आ गई 8000 यूनिट्स की। तो दे नीड मोर स्पेस। फॉर दैट दे रेंट आउट अनदर पार्ट ऑफ द फैक्ट्री, अनदर स्पेस, या जो भी स्पेस इन्होंने रेंट आउट कर ली। तो अब जैसे ही उन्होंने एक और एरिया रेंट आउट कर लिया तो इनका रेंट जो है वो क्या हो गया? एकदम से इंक्रीज हो गया। तो दिस इज द बेसिक अजम्पशन। वो क्या बोलते हैं कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस if we want to calculate the CVP analysis. ठीक है। Secondly, here second assumption is कि variable cost per unit remain same। ठीक है। जब भी हम ब्रेक इवन के क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हम यही assumption लेके चलते हैं बिकॉज इट इज द बेसिक assumption या limitation of CVP एनालिसिस। क्या मतलब? कि अगर लेट से मेरे पास बल्क ऑर्डर आ गया और मैं बल्क क्वांटिटी में परचेज करता हूं तो आई विल गेट द ट्रेड डिस्काउंट। एंड दिस ट्रेड डिस्काउंट अचीव करने से, इफ यू रिमेंबर द वर्ड, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव हो जाएगी। ठीक है। परचेजिंग इकोनॉमी, इफ यू रिमेंबर, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। दिस इज द assumption नंबर टू। And third assumption is all units produced would be sold. This is the this is also the assumption कि हम जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सोल्ड हो जाएंगे। तो आई थिंक कि वी हैव सक्सेसफुली कवर दिस पार्ट। ठीक है। विच इज बेसिकली advantages and the limitation of CVP analysis. Now, we are moving towards the usefulness। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में इसकी क्या यूजफुलनेस है? टू अंडरस्टैंड दिस, हमने यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 लिखा। ठीक है। और हमने इसको लिख दिया सपोर्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। दिस इज ऑल्सो आवर पार्ट ऑफ द सिलेबस। अब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में ये कैसे सपोर्ट करेगी? एनी आइडिया? ओके, let me tell you. Number one, it will be used in price strategy। ठीक है। अब कभी भी हम प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर रहे हैं तो व्हाट इफ द कॉम्पिटिटर ड्रॉप्स देयर प्राइस? अब हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, मेरे कॉम्पिटिटर ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को लोअर कर दिया। तो ये सीवीपी एनालिसिस हमें बताएगा डू वी फॉलो, वी कैन फॉलो हिम। हम क्या अपनी प्राइस को लोअर कर सकते हैं? अगर हम अपनी प्राइस को लोअर कर रहे हैं तो क्या मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लूं? इज इट पॉसिबल? इफ यस, देन वी विल सेट द प्राइस। जो अगर हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कॉम्पिटेटिव प्राइस पे चले जाएंगे। ठीक है। सेकंड इज मेक और बाय। मैंने बाय बी वाई लिख दिया। अच्छा, मेक और बाय डिसीजन। ठीक है। मेक और बाय डिसीजन, एज वी कैन सी,
कि जब भी हम ये सवाल कर रहे होते हैं तो हमारे पास देयर आर सर्टेनली ऑप्शंस गिवन इन आवर क्वेश्चन, जिसमें वो पूछता है कि ऑप्शन वन में उसने कहा कि हमारे पास जो है लेट से एक ऑर्डर आ गया जिसके लिए हमें आउटसाइड परचेज करना पड़ेगा, तो दे दिस इज बेसिकली द बाय डिसीजन। और सेकंड ऑप्शन में वो बोलता है कि हम मेक कर सकते हैं बाय गेटिंग अ न्यू मशीन। तो ये मेक और बाय डिसीजन जो है, दिस इज बेसिकली डन यूजिंग द सीवीपी एनालिसिस। एंड द थर्ड वन इज resource allocation. Resource allocation is basically, if you remember, limiting factor. ठीक है, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव कवर्ड दिस टॉपिक उनके लिए ये आसान होगा, ये वर्ड उन्होंने ये फेमिलियर होंगे वो इस वर्ड से। लिमिटिंग फैक्टर, व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? कि ड्यू टू सर्टेन रीजन वी आर प्रोड्यूसिंग थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, और हमारे पास इन तीनों को बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर मंथ में या लेट से अगले महीने क्या हुआ कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज का शॉर्टफॉल आ गया। रिसोर्सेज मटेरियल भी हो सकती है, रिसोर्सेज लेबर भी हो सकती है, मशीन आर्ट भी हो सकते हैं, एनी रिसोर्सेज। तो जब मेरे पास रिसोर्सेज का शॉर्टफॉल आ गया तो मैं क्या करूंगा? what will be my resource allocation? These resource allocation are done using the limiting factor technique. इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो दीज आर द बेसिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग विच इज डन यूजिंग द सीवीपी एनालिसिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट, उसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है। यू कैन सी दैट हाउ टू यूज द फॉर्मूला। अब सीवीपी प्रिंसिपल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा? कि ओनली एनालाइज हाउ चेंजेस इन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्राइस इफेक्ट प्रॉफिट। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज, याद रखना, टू द प्रोडक्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो तो चेंज होती नहीं है प्रोडक्ट के लिए। अब हमने पहली बात की, स्टेप नंबर वन, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर वन विल बी ब्रेक इवन। अब जब हम ब्रेक इवन की बात करते हैं तो वी हैव गॉन थ्रू टूवर्ड्स टू formulas. First one is break even in units, which is calculated as total fixed cost upon contribution per unit, or we can say that CPU. ठीक है, how contribution per unit is calculated, again इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये दोनों क्या होंगे? पर यूनिट होंगे। एक तो हमारा ये तरीका इसको निकालने का। दूसरा तरीका, समटाइम्स इन क्वेश्चन वो हमें टोटल वैल्यूज में दे रहा होता है। तो बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे इज कि आप क्या करो, टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन को यूनिट से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सीपीयू आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला विच वी यूजुअली यूज, या एग्जामिनर हमसे जो मांगता है वो इन वैल्यू मांगता है और इन डॉलर मांगता है, या इन, इसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास टू वेज हैं। वे नंबर वन, व्हेन उसने हमसे कहा कि यूनिट्स निकालो और उसके बाद उसने हमें कहा कि ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट करो, तो फ्रॉम दिस हम सिंपल सा इसको फॉर्मूला कर देंगे। हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, बट अगर उसने हमसे डायरेक्टली मांग लिया देन व्हाट वी विल डू, तो हम इतनी लंबी नहीं करेंगे कि हम पहले यूनिट्स निकाल लें फिर हम रेवेन्यू निकाल लें। तो वी विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा चेंज है। हम क्या बोलेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। ठीक है,
नाउ द वर्ड सी एस रेशियो क्या है? सी इज फॉर कंट्रीब्यूशन। हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो बेसिकली ये सी एस रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आएगा। ठीक है। तो अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशियो या सी एस परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो हम डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे? ब्रेक इवन वैल्यू, हाउ मैनी revenue will be generated through break even. ठीक है। This was the first formula which we have seen. Now the second formula which will be used is margin of safety। ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम शॉर्ट फॉर्म में एमओएस भी बोलते हैं। ठीक है। अब एमओएस अगेन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट है तो आवर फॉर्मूला विल बिकम एक्चुअल सेल्स, और समटाइम्स वर्ड यूज होता है बजटेड सेल्स। ठीक है। एक्चुअल सेल्स आर द सेल्स विच एक्चुअली हैपन, और बजटेड सेल्स जो हमने सोचा हुआ है कि हमारी ये सेल्स हुआ करेगी। तो इट डिपेंड्स। राइट नाउ दे आर द सेम थिंग। इसको हम माइनस कर देते हैं ब्रेक इवन सेल से। ठीक है। और ऑब्वियसली जब हम यूनिट्स की बात करें तो ये सारी की सारी किस पे बात हो रही है? यूनिट से बात हो रही है। तो दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू द वॉल्यूम। ठीक है। इसका सेकंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, डॉलर वैल्यू या रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? हमने एक्चुअल टोटल सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लेस ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इसको माइनस कर दिया। तो वी विल गेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर। थर्ड वन जो मोस्ट कॉमनली आजकल यूज हो रहा है वो एज अ परसेंटेज। अब सम टाइम वो सिर्फ एज अ परसेंटेज लिखता है, तो अब लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज के एज अ परसेंटेज मींस। तो वी शुड नो एज अ परसेंटेज मींस कि जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर वैल्यू निकाली ऊपर ये वाली, इसको हम डिवाइड कर दें टोटल सेल्स से जो डॉलर वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो वी विल गेट एज अ परसेंटेज। तो बेसिकली दिस इज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। Now, there is a third formula which is very important. That is target profit. और टारगेट प्रॉफिट का या ब्रेक इवन का मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो दे आर टू क्वेश्चंस, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। अच्छा, टारगेट यूनिट्स की हम बात करें तो वी वांट टू नो हाउ मेनी units I must sell to achieve a specific profit. Let's say I want to achieve 15,000 profit. ये प्रॉफिट हासिल करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? तो हम ब्रेक इवन के फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे। हम ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला था हमारा, उसमें हम बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, अब सही है। टारगेट प्रॉफिट अपॉन CPU, it will give us the required units। हमें कितने यूनिट्स चाहिए? ठीक है। एज वी नो दैट कि अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है तो एक तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला क्या है कि इफ यू रिमेंबर कि कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। यानी अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सो माय फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। दैट्स वाई इधर हम इन दोनों को ऐड करके कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड
क्या रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यूनिट्स, कितने यूनिट्स मुझे बेचने पड़ेंगे कि मेरा पर्टिकुलर प्रॉफिट क्या हो जाए, अर्न हो जाए। नाउ अगर हम इस सिलेबस के टॉपिक की बात करें तो इंशाल्लाह एक ही वीडियो में हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर एंड देयर सिग्निफिकेंस। व्हाई? बिकॉज ज्यादातर आपने देखा होगा कि एडवाइस वाले क्वेश्चन आते हैं और वो उसमें हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि यू हैव टू यूज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एज वेल। तो नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट की जब भी बात होगी तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स वर्ड ज्यादा सूटेबल है। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें देखनी है, नंबर वन, हमें देखना है ब्रांड रेपुटेशन। अब ये इधर ब्रांड रेपुटेशन कैसे आ गई, क्या मैं बिजनेस पढ़ाने शुरू हो गया? तो ब्रांड रेपुटेशन मीन्स कि अगर वी आर गेटिंग चीपर मटेरियल, ठीक है। एक ऑप्शन थी जिसमें उसने कहा था ऑप्शन ए में कि हमने जो है कॉस्ट कम कर दी बाय गेटिंग द चीपर मटेरियल। तो उस चीपर मटेरियल की वजह से मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो लोअर हो गया और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो इंक्रीज हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू चीपर मटेरियल एंड लोअर क्वालिटी मेरा कस्टमर ही भाग जाए? तो हमें सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल फैक्टर क्या देखना है, ब्रांड रेपुटेशन। नंबर टू, एम्प्लॉय मोटिवेशन। अच्छा, एम्प्लॉय मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं कि हमें वॉल्यूम, डिमांड बढ़ गई, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर आता है कि कहीं मेरा एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड तो नहीं हो रहा, उसका मोरल डाउन तो नहीं हो रहा, बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन हिम टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी लेबर टर्न ओवर बढ़ गई, यानी लेबर क्या कर रहा है, क्विट कर रहा है, लीव कर रहा है जॉब, ठीक है। समटाइम्स वो बोलता है कि ओवर टाइम बढ़ा दो। अब भाई ओवर टाइम बढ़ाने से क्या हुआ, मेरी प्रोडक्शन तो अचीव हो गई लेकिन मेरे लेबर को मोटिवेशन, मनी मोटिवेशन तो मिल गई। थोड़ा सा टेलर थ्योरी याद आ गई मुझे। खैर, तो मुझे, मैंने लेबर को पैसे तो दे दिए लेकिन क्या हुआ, मेरा लेबर एग्जॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और लेबर जो है फटीग होने लगा और उसने नौकरी छोड़ दी, ठीक है। फिर एक फैक्टर आ गया, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल कहीं मेरे वॉल्यूम बढ़ाने से हम एक ये बहुत अच्छा पॉइंट बना सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, कार्बन एमिशन हो रही है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को बना के हम एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सप्लाई रिलायबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या मेरे पास रिलायबल सप्लायर है जो मुझे हमेशा प्रोवाइड कर सके क्वालिटी गुड्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जब काम आता है जब हम बाय की डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको इन चार हेडिंग से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आई थिंक कि हमने इस टॉपिक को अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल इसको डिस्कस कर लिया है और ये मैंने एक शॉर्ट इसकी जो है समरी भी बना ली है, आप इसको भी देख सकते हो। एंड आई होप कि दिस theoretical part of the CVP analysis is clear to you. Inshallah, in the next video, we will be solving the past paper questions जिसमें हम इन चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें क्या क्या आ गया, ब्रेक इवन आ गया, CS रेशियो, टारगेट प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, बिकॉज इसके बाद हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ना है, विच इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मेक और बाय डिसीजन, क्लोजर डिसीजन, ठीक है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like the channel. I need your comment so that I get motivated और मैं इस सीरीज को इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंटिन्यू और कंप्लीट करूं। और
जितना आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके मैं हेल्प प्रोवाइड करूँ। ओके, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, अल्लाह हाफिज।